हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल PWP पर स्वागत है। आज हम लोग अपने इस लेक्चर में एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और उस चैप्टर का नाम आप देख पा रहे होंगे, लिखा है चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और इससे पिछले वाले लेक्चरों में या पिछले वाले जितने भी टॉपिक चले हैं उसमें दो चैप्टर को सॉल्व कराया गया है पूरा। और जो भी चैप्टर आपको पढ़ाए गए हैं उसमें पहले परिचय बताया गया है, परिचय के लिए वीडियो अलग से है। उसके बाद में एग्जाम्पल आया है, एग्जाम्पल भी आपको हर एक एग्जाम्पल कराया गया है, किसी एग्जाम्पल को छोड़ा नहीं गया। और उसी के अगली कड़ी में जो भी एक्सरसाइज में आने वाले क्वेश्चन हैं उन सभी को सॉल्व करा दिया गया है। अब हम लोग इस चैप्टर को भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले उसका इंट्रोडक्शन जानेंगे आज, इसके बाद में जो वीडियो आएगा वह एग्जाम्पल का होगा और इसके बाद में जो आएगा वह एक्सरसाइज का होगा। इस प्रकार से यदि आप पढ़ाई को करते हैं तो उम्मीद है हमें कि आपका किसी भी प्रकार से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए या फिर आप उसे हल ना कर पाए। आप हर प्रश्न को, हर क्वेश्चन जितने भी होंगे उसको एकदम अच्छे तरीके से हल कर लेंगे। यदि आपको वीडियो कहीं भी हल्का ऐसा लगेगा, ब्लर हो रहा है, तो आप थोड़ी सी अपने मोबाइल की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, 360 या 720 पर कर लेंगे, एकदम आपको HD के तरीके से दिखाई देगा। चलिए तो देर ना करते हुए हम लोग अपने चैप्टर पर चलते हैं। जैसा कि यहाँ दिया गया है दो चर, तो जब हमने पीछे आपको बताया था बहुपद वाले पाठ में कि बहुपद के लिए सबसे पहले चर राशि आई, फिर उसके बाद में अचर राशि आई, तो यहाँ पर दो चर की बात कर रहा है। तो आपको हम दोबारा रिकॉल करा दें कि चर राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनके मान बदलते रहते हैं और अचर राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनके मान बदलते नहीं हैं, अर्थात वो निश्चित या फिक्स मान के रूप में रहते हैं। तो चर और अचर में यही अंतर है। अचर आपका निश्चित मान होगा, चर जो आपका है वह निश्चित मान नहीं होता है। जितने भी क्वेश्चनों को हम लोग हल करेंगे उसमें यक्ष का मान किसी में उत्तर आएगा 2, किसी में 10 आएगा, किसी में 100 आएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे तो इन चर राशियों के मान हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं। तो यहाँ पर इसको पहले हम लोग चैप्टर का अर्थ समझ लेंगे। यहाँ पर दो चर आने का मतलब है कि दो चर राशियों के रूप में, अर्थात दो चर राशि आएंगी। चाहे आप चर राशियां x y के रूप में लें, चाहे आप y z के रूप में लें, चाहे आप p q के रूप में लें, अर्थात जो भी यहाँ पर यूज किया जाएगा, जो भी प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे वहां पर आपको दो अक्षर अवश्य ही देखने को मिलेगा। अब दो अक्षर वो चाहे जो भी हो सकते हैं, ये चर राशि कहलाई, दो चर राशि हुई। रैखिक, रैखिक की बात भी आपको हमने पिछले लेक्चर में बता दिया था कि दो जो चर राशियां होंगी उनमें संख्या तो हमने दो जान लिया, लेकिन उनका पावर यदि कहीं पर एक आ गया है तो उसे हम लोग रैखिक के नाम से जानते हैं। अर्थात कहीं पर यदि x y z जो भी आपके चर राशि है उनका पावर एक है तो उनके लिए आप शब्द उपयोग कर सकते हैं रैखिक का। चलिए इसके बाद में आता है समीकरण। समीकरण रैखिक का मतलब आपको बता दिए, चर राशि की घात 2 होने चाहिए तब ये कहलाए, सॉरी, चर राशि की घात 1 होने चाहिए तब ये कहलाएगा रैखिक। समीकरण के लिए जो भी x y z चर राशियां आई हैं उनके बीच में चिन्ह भी उपयोग होंगे, प्लस माइनस, इसके बाद में आपका मल्टीप्लाई, डिवीजन, इनके बीच में कहीं ना कहीं एक जगह पर बराबर का चिन्ह अवश्य ही आएगा, तब हम उसको कहेंगे ये समीकरण है। और यदि कहीं चर राशियां और चिन्ह और संख्याएं सभी आई हैं लेकिन बराबर का चिन्ह नहीं आया है तो वह व्यंजक या बहुपद कहलाता है। चलिए युग्म का मतलब है, यहाँ पर युग्म का मतलब होता है जोड़ा, और जोड़ा हमेशा आप जानते हैं यहाँ पर दो वस्तुएं आती हैं। चूंकि यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म है अर्थात यहाँ जो हम लोग पढ़ाई करेंगे इसमें दो समीकरण आएगा ही आएगा। तो उम्मीद है आप लोग इतनी बातें समझ पा रहे हैं। दो चर का मतलब है
कि आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा वहाँ पर दो चर राशियाँ होंगी, चाहे वो एक्स वाई में, वाई जेड में, पी क्यू में, क्यू आर में, जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे वहां पर दो चर राशियां आपको देखने को मिलेंगी। रैखिक समीकरण का मतलब है कि जो भी चर राशियां वहां पर आई हुई होंगी वहां पर उन सभी चर राशियों का पावर या घात केवल एक ही होगा। और समीकरण का मतलब है कि उनके बीच में जो चर राशियां आई हैं या जो संख्याएं हैं या फिर जहां बराबर का चिन्ह जो है लगेगा तभी ये माना जाएगा कि वो समीकरण है, अन्यथा की दृष्टि से वह व्यंजक में चला जाता है या फिर आप कह दीजिए बहुपद बन जाता है। इसके बाद में समीकरण हो गया युग्म। युग्म के बारे में आपको बताए, युग्म से तात्पर्य है जोड़ा बनने से, और जोड़ा का मतलब होता है वहां पर दो अवश्य ही आएगा। चूंकि समीकरणों की युग्म की बात हो रही है इसलिए वहां पर दो समीकरण अवश्य ही पाया जाएगा। चलिए, उम्मीद है आप लोग इतनी चीजें अच्छे तरीके से जान पाए होंगे, अर्थात ये चैप्टर क्या कहना चाहता है या किस प्रकार के इसमें क्वेश्चंस आएंगे। तो पता चल गया बराबर का चिन्ह भी यूज होगा, दो चर राशियां भी आएंगी, और जो समीकरण के रूप में यू आ रहा है वहां पर उसकी संख्या दो दो होगी। चलिए, अब हम लोग यहाँ देखते हैं। पहले जैसे अभी एक शब्द बोला जा रहा था व्यंजक। व्यंजक क्या होगा कि जो भी संक्रियाएं हमारे पास में हैं, संक्रियाएं क्या होती हैं, इसे कहा जाता है ऑपरेशन। अब आप ये ऑपरेशन नहीं समझ लीजिएगा कि शरीर को चीर करके अलग करना ऑपरेशन। ऑपरेशन यहाँ पर है संक्रियाओं के, और ये संक्रियाओं से संबंध रखता है चार चिन्हों से। चार चिन्ह ही गणित के लिए संक्रियाएं कहलाती हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। अर्थात यही वहां पर जो ऑपरेशन के द्वारा चीरने से मतलब है कि इन चिन्हों का उपयोग करके हम क्वेश्चन को बांट देंगे या फिर तोड़ लेंगे, और तोड़ने का मतलब है हल कर लेना, इसीलिए उसे संक्रिया कहा जाता है जो चार चिन्ह पाए गए हैं। तो पहले हम लोग हेडिंग जानेंगे बीजगणितीय व्यंजक। बीजगणितीय व्यंजक, बीजगणितीय व्यंजक। चलिए, आपको बता दिए हैं कि यहाँ पर चार चिन्ह आएंगे, वही संक्रियाएं होती हैं, और ये जो चिन्ह उपयोग किए जाते हैं वह चर राशियों के बीच में अथवा चर राशि और संख्याओं के बीच में किए जाते हैं। तो चलिए इसकी परिभाषा सिंपल सा बनाते हैं कि चार गणितीय संक्रियाओं, चार गणितीय संक्रियाओं। चलिए, इन चार गणितीय संक्रियाओं में क्या रहेगा, जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग, चलिए सेंटेंस के लिए चलेंगे। दिया चार गणितीय संक्रियाओं प्लस माइनस फिर इनटू है, डिवीजन है। इन चारों के द्वारा चर और अचर, द्वारा चर और अचर के संयोजन, चर और अचर के संयोजन को बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। यहां लिखा गया है बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। चलिए, कहा गया है कि आप चार चिन्ह का उपयोग करिए, चर और अचर के बीच में ये चिन्ह आने चाहिए, तो वही आपका बन जाएगा बीजगणितीय व्यंजक। एग्जाम्पल आप लिखेंगे कुछ भी लिख सकते हैं, 2x + 3, 7x - 8, कुछ भी आप लिख दीजिए, चर राशि अचर राशि, और उनके बीच में आप चार चिन्हों का उपयोग कर दीजिए। चार में से जरूरी नहीं चारों एक ही साथ में आए, कहीं पर एक आएगा, कहीं पर दो आएगा, कहीं पर तीन चिन्ह आएगा, कहीं पर चारों आ जाएगा। तो इसीलिए ये जो आपका बनेगा संयोजन, उसी को ही बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। चलिए, अब ये समीकरण में कैसे बदलेगा। यदि बीजगणितीय व्यंजकों के रूप में
या फिर बीजगणितीय व्यंजक जो आए हुए हैं उनमें कहीं एक जगह पर यदि हम बराबर के चिन्ह का यूज कर देते हैं तो वही जो व्यंजक है समीकरण के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो चलिए आप हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिएगा समीकरण, समीकरण इसे इक्वेशन कहा जाता है। जब बीजगणितीय व्यंजकों के बीच में, जब बीजगणितीय व्यंजकों के बीच में, व्यंजकों के बीच में बराबर, चलिए इसको घेर दे रहे हैं, बराबर का चिन्ह, बराबर का चिन्ह उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, तब व्यंजक, व्यंजक कॉमा समीकरण, समीकरण कहलाता है, समीकरण कहलाता है। चलिए व्यंजक और समीकरण आप जान गए। व्यंजक में चर राशियां अचर राशियां उनके बीच में चिन्ह आएंगे और चिन्ह चारों में से कोई भी हो सकता है तो व्यंजक कहलाएगा। लेकिन यदि जो भी व्यंजक हमने लिखा है उसमें कहीं पर एक जगह पर यूज हो जाए बराबर का चिन्ह तो ऐसी स्थिति में वही व्यंजक समीकरण कहलाएगा। जैसे अभी मान लीजिए कहीं लिखा जाए 2x + 8 = 9, कुछ भी आप ऐसे लिख दीजिए, बस एक जगह पर आपके लिए बराबर का चिन्ह यूज होना चाहिए, तभी आप ये कह सकते हैं कि वह जो व्यंजक है वह समीकरण कहलाएगा। तो एग्जाम्पल आप और भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल ऐसे आप लिख सकते हैं 5y - 18 = 3y। तो ये आपका जो है यह आपका कहलाएगा समीकरण। हम केवल समीकरण की चर्चा भी करा रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में, केवल ये आपका आधार है। अभी आप धीरे धीरे चीजों को समझ जाएंगे कि अभी तो ये जैसे आप देख रहे हैं एक चर में आ गया, यहाँ भी एक चर में आ गया, तो ये समीकरण को केवल बताया जा रहा है कि बराबर का चिन्ह आना चाहिए, अक्षर चाहे जितने भी हों, एक अक्षर, दो अक्षर, तीन अक्षर जो भी आते हैं उससे दिक्कत नहीं है, केवल बराबर का चिन्ह यूज होना चाहिए, तब उनके लिए हम लोग शब्द उपयोग करेंगे कि यह जो है एक समीकरण के रूप में होगा। चलिए तो पहले यहाँ चैप्टर में दिया है दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो इससे पहले हम लोग ये जान ले एक चर में रैखिक समीकरण युग्म किस प्रकार से होता है। तो आप ये हेडिंग डालिए, एक चर में रैखिक समीकरण, एक चर में रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। चलिए एक चर में रैखिक समीकरण मतलब क्या है, यहाँ पर कहने का चर राशि केवल एक आना चाहिए और जो चर राशि एक आया है उसका जो अधिकतम घात है वह भी एक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये रैखिक शब्द की बात कह रहा है। तो एक चर होना चाहिए, रैखिक का मतलब जो चर राशि आई हुई है उसका घात एक होना चाहिए, और इस समीकरण के शब्द से मतलब ये है कि यहाँ पर एक जगह पर बराबर का चिन्ह यूज होना चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसा समीकरण जिसमें केवल एक चर राशि आनी चाहिए और उस चर राशि का जो घात है वह एक होना चाहिए, तब ऐसा समीकरण वह जो है एक चर में रैखिक समीकरण के रूप में जाना जाएगा। तो या फिर आप इसमें बनाएं परिभाषा पहले कि ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण जिसमें केवल एक ही चर राशि, एक ही चर राशि होती है,
होती है तथा उस राशि की या उस चर की अधिकतम घात एक होती है। यहां पर आप मैथ में एक लिख सकते हैं। एक होती है उसे एक चर में रैखिक समीकरण, उसे एक चर में रैखिक समीकरण के रूप में जाना जाता है। चलिए, क्या कहा कि ऐसा समीकरण होना चाहिए जिसमें चर राशि केवल एक आए और उस चर राशि का जो घात है वह भी एक होना चाहिए। ऐसी स्थिति में जो भी समीकरण होगा उसे एक चर राशि में रैखिक समीकरण के रूप में जाना जाएगा। अब आप एग्जाम्पल यहाँ पर ऐसा बनाएं, यहाँ पर यदि आप बनाना चाहें अपनी इच्छा से तो कुछ भी एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, जैसे 5x + 8 बराबर 6x - 2। अब जरूरी नहीं कि जो हमने बनाया है वही समीकरण आप केवल लिखें, आप अपनी इच्छा से भी और भी समीकरण ऐसे अनेकों लिख सकते हैं। जैसे 5y + 8 = 2 - 3y। तो ये सब जितनी भी चीजें लिखी जा रही हैं आप इसमें देखेंगे वह परिभाषा पर एकदम से फॉलो कर रहा है कि इसमें केवल एक चर राशि आई हुई है और एक चर राशि आने के साथ साथ इसका घात भी केवल एक एक दिया गया है और बराबर भी आया है। तो ऐसा आपका जो समीकरण होगा वह एक चर में रैखिक समीकरण के रूप में जाना जाता है। चलिए, इसके बाद में अब एक चर राशि समीकरण आ गया तो इसका हल किस प्रकार से होता है। तो हल करने का मतलब है कि जो भी समीकरण होते हैं उसके लिए एक ऐसी संख्या उसका हल कहलाएगा जिसे उस समीकरण में रखने के बाद दोनों पक्ष उसके बराबर हो जाते हैं, तब वह जो रखा गया मान होगा वह उस समीकरण का हल कहलाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मिटा करके हम लोग अगले स्थिति पर चलेंगे। चलिए, अब आप हेडिंग डाल लीजिए एक चर राशि में रैखिक समीकरण का हल। क्योंकि एक चर राशि में रैखिक समीकरण क्या होता है उसे हम जान गए, अब इसका हल कैसे होता है इसे भी हम लोग जान ले रहे हैं। हालांकि ये जो चैप्टर है, ये जो नाम लिया गया है चैप्टर का, यहाँ दो चर राशि है, लेकिन आपको एक चर राशि का भी जानना पड़ेगा क्योंकि आपके एग्जाम में 30 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न आता है। इसीलिए वहां पर क्वेश्चन ये नहीं देखा जाता है कि आपके चैप्टर मतलब आपके किताब का है कि नहीं, बस कॉन्सेप्ट जुड़ना चाहिए। जो कॉन्सेप्ट है उससे संबंधित जो भी रहेगा, चाहे वो प्रश्न किसी भी किताब का हो, वहां तक पूछ लिया जाता है। इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट बनाने की जरूरत है एकदम बेहतरीन तरीके से, जिससे क्वेश्चन आए तो आप तुरंत ही उनको सॉल्व करके अलग कर दें। तो हेडिंग आप डालिए एक चर राशि में रैखिक समीकरण का हल। रैखिक समीकरण का हल। चलिए, एक चर राशि में रैखिक समीकरण का हल क्या होता है। अभी हमने कुछ चीजें आपको बताया है कि किसी भी रैखिक समीकरण के लिए चर राशि का जो मान है वह एक संख्या के रूप में प्राप्त होगा और उसी मान को यदि हम लिख देते हैं उस चर राशि के समीकरण में रख देते हैं, है ना, तो ऐसी स्थिति में दोनों पक्ष बराबर हो जाए तो वह जो दिया गया मान है या वह जो मिला हुआ मान होगा वह समीकरण का हल कहलाएगा। चलिए, तो इसके लिए
आप लिख लीजिए थोड़ा सा, चर राशि का वह मान, चलो यही लिख दें, चर राशि का वह मान जिसे दिए गए समीकरण में रखने पर, जिसे दिए गए समीकरण में रखने पर समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं, समीकरण में रखने पर समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं, तो वह मान समीकरण का हल कहलाएगा, हल कहलाता है। चलिए आप समझ पाए, चर राशि का वह मान होना चाहिए जिसे आप एक चर वाले राशि के समीकरण में रखते हैं और उस मान को रखने के बाद में आपका जो उत्तर मिल रहा है वह बराबर के दोनों ओर एक समान रूप से हो, तो ऐसी स्थिति में आप ये देखेंगे वही मान उस समीकरण का हल कहलाएगा। चलिए एग्जाम्पल एक लेते हैं। एग्जाम्पल आप अपनी इच्छा से कुछ भी सोच सकते हैं। चलिए मान लिया जाए, एग्जाम्पल बना दे 2x + 7 = 13 - x। ये समीकरण को हमने ऐसे रैंडमली ही केवल लिया है, आप अपनी इच्छा से कोई भी समीकरण ले सकते हैं। अब इसे पहले हम लोग हल करेंगे। हल करने का तरीका पक्षांतर विधि से होगा। यहाँ पे कि चर राशियों को एक साइड में करिए और जो अचर राशि या फिर केवल संख्याएं आई हैं उसे आप दूसरे साइड में कर लीजिए। तो आप यहाँ देख रहे हैं 2x लिखा है, इस 2x को यहीं पर हम लोग रहने देंगे, तो 2x यहीं पर उतर जाएगा। अब चर राशि को एक साइड में लाना है, इसलिए बराबर के दाहिनी ओर दिया गया है, x माइनस चिन्ह के साथ में इधर आएगा वो प्लस चिन्ह में हो जाएगा। बराबर के बाद में जो संख्या दी गई है 13 है, तो बराबर के एक साइड में जो रहता है वो अपना चिन्ह लेकर के रहेगा। उसका चिन्ह परिवर्तित तब होता है जब लेफ्ट साइड से उठा के राइट में ले जाइए या राइट साइड से उठा करके लेफ्ट साइड में आप लेकर के आइए, तो ऐसी स्थिति में चिन्हों में परिवर्तन होता है और ये पक्षांतर विधि कहलाती है। पक्षांतर विधि में 4 चिन्हों का पक्षांतर होगा, प्लस में है तो माइनस में जाएगा, माइनस में है तो प्लस में, गुणे का भाग में और भाग का गुणे में हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 13 तो इसी साइड में है, RHS में लिख दिया गया, +7 ये आपका LHS में है, इसको इस साइड में लाइए, -7 हो जाएगा। 2x में x जोड़िए, मिलेगा 3x बराबर, इसको इससे घटा दीजिए तो ये 13 में से 7 घटेगा 6, x बराबर आपको मिलेगा 6/3। अब यहाँ देखेंगे पक्षांतर कैसे हुआ, तो 3 और x के बीच में गुणे का चिन्ह पाया गया है, तो गुणे वाला जो संख्या है वो बटे में अर्थात भाग में चला जाएगा, तो ये मान हो जाएगा 6/3, काट देंगे 2, अर्थात x का मान आपको क्या मिल गया, 2 मिल गया। अब इसका आप जांच करिए, कैसे पता चलेगा x ही हमारा जो आया हुआ मान है वही इस समीकरण का जो ये दिया गया है इसका हल कहलाएगा। इसके लिए आप क्या करिए, जांच कर लीजिए तुरंत ही। तो चलिए जांच हम लोग यहाँ कर लें, बगल में जांच कर लेते हैं। तो आप जब जांच करेंगे तो पहले आप समीकरण को लिखिए, 2x + 7 = 13 - x। x का जो मान आया है क्या वो समीकरण का हल होगा कि नहीं, x के स्थान पर आप मान को रखिए। यदि दोनों तरफ का मान बराबर मिल जाता है तब वह समीकरण का हल कहलाएगा, और यदि नहीं मिलता है तो समीकरण का हल नहीं कहलाएगा। इसलिए आप मान को रखिए, तो यहाँ 2 गुणे, यहाँ बीच में गुणे का चिन्ह पाया गया है, 2 + 7 बराबर, चलिए क्वेश्चन ठीक है,
चलिए रख दिया जाए। 13 माइनस x का मान दिया गया है 2। चलिए ठीक है, यहाँ समीकरण हम चेक कर रहे थे क्या समीकरण सही चिन्ह के साथ उतारे हैं कि नहीं, तो देख लिए उतार दिया गया। 2 दूना 4 प्लस 7 बराबर 13 में से 2 घटाइए तो 11 बचेगा। इधर आप जोड़ दीजिए 11 बराबर मिल गया 11, अर्थात LHS का जो मान है वह RHS के मान के बराबर हो जाएगा। इससे ये पता चल रहा है कि जो x का मान 2 आया है वह इस समीकरण का जो ये दिया गया है उसका ये हल है। चलिए अब इसके बाद एक चर राशि में रैखिक समीकरण का हल हो गया। अब हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण पर चलते हैं। तो अभी आप स्क्रीनशॉट बाद में लीजिएगा, बस आप समझते चलिए। तो यहाँ आप हेडिंग डालेंगे 2 चर राशि में रैखिक समीकरण। 2 चर राशि में रैखिक समीकरण। चलिए 2 चर राशि में रैखिक समीकरण। अब आप इसमें देखेंगे जैसे उसकी परिभाषा बनाए थे अभी पिछले वाले साइड पर, जैसे मिटा दिया गया वैसे ही बनेगा। वहां पर एक चर था, यहाँ 2 चर है, अर्थात बनाइए परिभाषा। तो बनेगा क्या कि ऐसा समीकरण जिसमें चर राशियों की संख्या 2 होनी चाहिए और उन चर राशियों का घात केवल 1 होना चाहिए, तब ऐसा समीकरण जो है 2 चर राशि में रैखिक समीकरण कहलाएगा। चलिए तो इसे हम लोग करते हैं, परिभाषा पहले बना दें। ऐसा समीकरण, ये सब जितनी भी चीजें लिखाई जा रही सब कॉन्सेप्ट है। यदि आपका कॉन्सेप्ट बेहतरीन हो गया तब फिर आपको मैथ में कोई पीछे नहीं कर पाएगा। 100 आउट ऑफ 100 आप मार्क्स लेकर के आएंगे। ऐसा समीकरण जिसमें चर राशियों की संख्या 2 हो तथा उनकी घात केवल 1 होनी चाहिए, 1 हो। चलिए पढ़ लिया जाए। ऐसा समीकरण जिसमें चर राशियों की संख्या 2 हो तथा उनकी घात केवल 1 हो, तब उसे 2 चर राशि में रैखिक समीकरण के रूप में जाना जाता है। अब आप यहाँ पर एग्जाम्पल बनाना चाहेंगे तो आप अपनी इच्छा से एग्जाम्पल बना सकते हैं। आप लिख सकते हैं जैसे x + 4y = 7 और आपको लिखना है 7x - 8y = 15। आप ऐसे बहुत अनेकों लिख सकते हैं एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये आपका जो है 2 चर राशि में रैखिक समीकरण युग्म की परिभाषा है। परिभाषा कॉन्सेप्ट को डेवलप करता है, इसलिए आप अपने नोट्स में इन सभी चीज़ों को, जितनी भी चीज़ें आपके लिए की जा रही हैं उन सबको आप नोट्स बनाने में किसी भी प्रकार का कोताही नहीं बरतेंगे। तो आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम लोग देखेंगे 2 चर राशि में जो ये रैखिक समीकरण है उसका व्यापक समीकरण क्या होता है। व्यापक का मतलब जिससे हम लोग कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो वहां पर तुलना कराएंगे तुरंत ही क्वेश्चन में। तो आप हेडिंग डालिए पहले 2 चर। चले हम भी साथ में डालते चले हेडिंग को। 2 चर वाले
दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण दो चर वाले या दो चर वाला, दो चरों वाला कर दीजिए, दो चरों वाला रैखिक, चलिए ठीक है, दो चरों वाले या दो चर वाले भी आप कह सकते हैं। चलिए अब हम लोग नई हेडिंग को देखेंगे। दो चर वाला, दो चरों वाला व्यापक, व्यापक रैखिक समीकरण, समीकरण युग्म। दो चरों वाला व्यापक रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा? अब ये ऐसा रैखिक समीकरण युग्म होता है जिसकी सहायता से हम लोग आने वाले एक्सरसाइज अथवा एग्जाम्पल के प्रश्नों को हल करेंगे, जिससे तुलना कराने के लिए काम किया जाता है, मान निकालने के लिए किया जाता है। जैसा कि अभी आपने पिछले वाले में देखा था, जब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी वाई ए लगाना था तो वहां पर हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करा के ए बी सी का मान निकाला था। तो द्विघात बहुपद के लिए व्यापक आपको बता दिया गया था कि व्यापक जो बहुपद होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ऐसे ही दो चर वाला जो व्यापक रैखिक समीकरण युग्म है वह होता है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा होता है a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। चलिए इसे हम लोग लिख लेते हैं। चलिए व्यापक समीकरण युग्म, तो वैसे जनरली आप देखेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है, लेकिन दो चर आते हैं, दो चर के साथ साथ युग्म की बात कही गई है, इसीलिए यहाँ पर यूज होगा a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर हो जाएगा 0। और इसी के साथ में दूसरा आपको मिलेगा a2 x प्लस b2 y और प्लस c2 बराबर हो जाएगा 0। तो ये आपका जो है दो चर में व्यापक रैखिक समीकरण युग्म होगा। केवल व्यापक समीकरण दो चर वाला ax प्लस by प्लस c, लेकिन युग्म की बात आएगी तो आप यहाँ पर देखेंगे ये दोनों जो लिखा गया है, जब भी दो समीकरण दिया जाएगा कहीं पर a1 b1 c1 इन सब के मान के निकालने की बात आएगी तो हमेशा तुलना हम लोग इसी वाले से करेंगे, जिससे सलूशन हमारा जो है आसान हो जाएगा। तो इसे भी आप लोग लिखते चलें। अब आप जाने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल किस प्रकार से किया जाता है। चलिए तो इसी स्लाइड पर कर लेते हैं। दो चर वाले, हेडिंग आपका होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल। अब आप ये जान लीजिए कि जो ये दो चर राशि में रैखिक समीकरण होता है, इसे हल करने की दो विधियां हैं। इसे हम आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से समझा दे रहे हैं। अर्थात इसके हल करने की दो विधियां हैं और इसमें यहीं पर हम लोग इसको बांट दे रहे हैं। एक विधि यहाँ पर लिख देंगे और दूसरी विधि इस साइड में आ जाएगी। पहली विधि जो होती है वह आलेखीय विधि होती है, जिसमें प्रश्नों को हम लोग ग्राफ के द्वारा बना करके, ग्राफ से चित्र बना करके तब जा करके उसके हल को निकालते हैं। और दूसरी विधि जो होती है वह बीजगणितीय विधि कहलाती है,
जिसमें हम लोग अलग अलग तरीके के सॉल्यूशन को करते हैं। और ये जो बीजगणितीय विधि है इसमें भी 3 विधियां आती हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और उसी के बाद में वज्र गुणनखंड विधि। इसमें से जो हमारा नया सिलेबस है इसमें केवल 2 विधि है, लेकिन एक विधि आपका सिलेबस से कट गया है। हालांकि नाम आपके लिए सब लिख दे रहे हैं। तो पहली विधि आपका हो जाएगा आलेखीय विधि, आलेखीय विधि कहते हैं। और दूसरी विधि जो होता है ये बीजगणितीय विधि कहलाता है। चलिए यहां से लिख दें, बीजगणितीय विधि। अभी आपको हमने बताया है कि जो बीजगणितीय विधि होती है इसे भी बांटा गया है 3 भागों में। बीजगणितीय विधि को 3 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर हम लोग तीनों का नाम लिखेंगे। पहला है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि ये पहला हो जाएगा। दूसरी विधि दिया गया है विलोपन विधि, विलोपन विधि। और इसके बाद में अगली विधि होती है वज्र गुणनखंड, वज्र गुणनखंड विधि। चलिए तो हम लोगों ने क्या जान लिया कि जो भी 2 चर राशि में रैखिक समीकरण आएंगे उन्हें हल करने की 2 विधियां हैं, एक है आलेखीय विधि और दूसरा है गणितीय विधि। आलेखीय विधि में हम लोग प्रश्नों को ग्राफ के माध्यम से हल करते हैं, जबकि बीजगणितीय विधि को हल करने के लिए यहाँ पर 3 विधियां दी गई हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणनखंड विधि। इसमें से जो ये बीजगणितीय विधि है इसमें 2 विधियों को सिलेबस में रखा गया है, लेकिन ये जो तीसरी विधि है ये नए वाले सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको मिटाया जाए। चलिए इतना तो हो गया। अब आपको थोड़ा सा और भी इसमें ध्यान ये रखना पड़ेगा, तुलना कराने में कभी भी आप किसी प्रकार का दिक्कत नहीं करें, क्योंकि बराबर में समीकरण के 0 दिया गया है तो पक्षांतर आपके चिन्ह में करने में किसी प्रकार की गलती ना हो। वज्र गुणनखंड विधि हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम लोग केवल मात्र 2 विधियों को पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे ये कि जो ग्राफीय विधि है उसमें रेखाएं कब समांतर होंगी, कब प्रतिच्छेद करते हुए चलेंगी, और हल जैसे जानेंगे कब एक हल होगा, कब अनेक हल हो जाएगा, कब संगत मान मिलेगा, कब असंगत होगा। तो इन सभी के लिए हम लोग एक बनाएंगे चार्ट टेबल, और उसी चार्ट टेबल के माध्यम से पूरा सूत्र भी रहेगा और ये जान लेंगे किस प्रकार का वहां पर मान मिलेगा। तो आप ये हेडिंग पहले डालें, रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण, चलिए हेडिंग आप डालिए रैखिक समीकरण युग्मों का। युग्मों मतलब जोड़े से है। रैखिक समीकरण युग्मों का, युग्मों के संगत बनाइए, युग्मों के संगत, के संगत रेखाओं का निरूपण, रेखाओं का निरूपण। ये जो हेडिंग है सब किताब से लिया गया है। तथा संगतता, तथा संगतता। चलिए अब आप क्या करिए, एक टेबल बनाइए, ध्यान से देखिएगा किसमें क्या रखना है। चलिए टेबल को बनाते चलें। पहले में रहेगा अनुपातों की तुलना, अनुपातों की तुलना। दूसरे में रहेगा आलेखीय निरूपण, आलेखीय निरूपण। और इसके बाद में तीसरे में रहेगा बीजगणितीय,
बीजगणितीय व्याख्या, व्याख्या या निरूपण भी आप कह सकते हैं। और इसके बाद में संगतता है कि मान कब संगत होगा, कब असंगत होगा। चलिए, ये आपको 4 कॉलम बनाने हैं। अब यहाँ देखना ये है कि जो अनुपात की तुलना है इसमें 3 मिलेगा, तो तीनों को हम लोग पहले लिख लें। पहला नंबर हो जाएगा A1 बटे में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे में B2। इसके बाद में ये पहला हो गया। दूसरे में मिलेगा A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। चलिए, इसके बाद में तीसरा नंबर है A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। चलिए, ये आपका जो है तीसरा हो जाएगा। अब ये जो मान A1 A2 B1 B2 C1 C2 आ रहा है, ये जब हम लोग अभी पिछला हेडिंग जो पढ़े हैं, जो व्यापक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक जो दिया गया समीकरण, वहीं से तुलना करा के निकालते हैं। तो आप दोनों समीकरणों की जब तुलना करा लेंगे तो आपको A1 B1 C1 A2 B2 C2 इन तीनों का मान प्राप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में यदि आपको कहीं मिलता है A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2, तो ऐसी स्थिति में जो आलेखीय निरूपण है वह कहता है कि जो रेखाएं होंगी वह प्रतिच्छेद करती हुई जाएंगी, अर्थात यहां पर लिख लेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। चलिए, इसके बाद में जो है यहाँ पर आप देखेंगे गणितीय व्याख्या में, गणितीय व्याख्या ये कहता है यदि अनुपात की आपने तुलना कराया और इस रूप में मिला तो वहां पर आपको केवल एक हल मिलेगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे केवल एक हल, केवल एक हल। और जो ये हल मिलेगा वह भी अद्वितीय होगा, मतलब एकदम अलग होगा, अद्वितीय होगा। संगतता में चलेंगे तो इसका हल जो है वह संगत कहलाएगा। चलिए, इसी प्रकार से जब आप यहाँ पर देखेंगे A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2 होगा, तो यहाँ पर संपाती रेखाएं मिलेंगे, संपाती रेखाएं। यहाँ पर मिलेगा अनंत हल या अनेक हल आप कह सकते हैं, अनेक कहिए चाहे आप कह दीजिए अनंत हल। और जो ये आपका है ये भी आपका हल संगत रहेगा। इसके बाद में जब A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 नॉट इक्वल C1 बाई C2 होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे समांतर रेखाएं आपको मिलेंगी, समांतर रेखाएं। और यहाँ पर बीजगणितीय व्याख्या में कोई हल नहीं, अर्थात कोई उत्तर ही नहीं मिलेगा, कोई हल नहीं। और उस स्थिति में ये असंगत हो जाता है, असंगत हो जाता है। चलिए, उम्मीद है आप इतनी चीजों को ध्यानपूर्वक समझ पा रहे हैं। अब इसका चार्ट भी आप बना लीजिएगा, जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पर ये कहेगा आलेखी विधि से हल कीजिए, आलेखी निरूपण, तो आप इसको बताएंगे कि रेखाएं किस प्रकार से होंगी। यहाँ बीजगणितीय व्याख्या करने की बात कहेगा तो इस विधि को हम लोग लगाएंगे। और कहीं संगत असंगत के बारे में पूछा है तो यदि यहाँ ये मान ऐसे बराबर नहीं है तो तुरंत ही बात संगत हो जाएगी, दूसरा भी संगत है और तीसरा जो दिया गया है वह असंगत के रूप में प्राप्त हो गया है। अब इसके बाद यहाँ तक तो आपको जो है ये विधियों का उपयोग करके हल करना है। आपको एक्सरसाइज जो कुछ मिलेगा जिसमें आपको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि लगानी है, वह वर्ड प्रॉब्लम के भी रूप में मिलता है। शाब्दिक अर्थात सेंटेंस के रूप में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। सेंटेंस को पढ़ करके
आपको वहां पर पहले बनाना पड़ेगा समीकरण, और समीकरण बनाने के बाद में तब आप चाहे विधि आप लगा लीजिए, जो भी विधि कहेगा वहां लगाने के लिए, चाहे विलोपन या प्रतिस्थापन, उसकी सहायता से हम लोग हल कर लेंगे। तो यहाँ पर किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस किस विभिन्न टॉपिकों पर प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आयु से संबंधित है, भिन्न से संबंधित है, तो उनको भी हम लोग जान लेते हैं। तो विभिन्न प्रकार के शाब्दिक प्रश्न, तो हेडिंग हो जाएगा विभिन्न प्रकार के शाब्दिक प्रश्न। यहां हेडिंग डालने से ये मतलब है कि जो भी शाब्दिक प्रश्न आएगा वह किन किन चीजों पर आधारित रहेगा। जैसे आपको विभिन्न के बारे में बताएं, संख्या के बारे में आता है, वाणिज्यिक के लिए आता है, इसी प्रकार से और भी कोणों पर आधारित हो जाता है। तो चलिए एक एक को हम लोग लिखते चलेंगे। पहला है जैसे आयु पर आधारित, आप लिख दें। पहला हो जाएगा आयु पर आधारित, आयु पर आधारित। दूसरा हो जाएगा चर राशियों पर आधारित, या फिर आप कह दीजिए वाणिज्य, वाणिज्य पर आधारित, आधारित। चलिए वाणिज्य पर आधारित। तीसरा नंबर आप कह दीजिए अंकों और संख्याओं पर आधारित, अंकों और संख्याओं पर आधारित। इसके बाद में जो आप 3 हो गया, चौथा नंबर है भिन्न पर आधारित, भिन्न पर आधारित। चलिए 4 हो गया। 5वां नंबर है दूरी, चाल और समय पर भी आधारित आता है, दूरी, चाल और समय पर आधारित। आधारित। चलिए अगला मान लीजिए आ जाएगा समय और कार्य पर आधारित, समय और कार्य पर आधारित। अगला आपका हो जाएगा ज्यामिति, ज्यामिति और क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति को मेंसुरेशन कहते हैं, क्षेत्रमिति पर आधारित। यहाँ पर जो भी टॉपिक लिखे गए हैं, इन सभी टॉपिकों पर संबंधित प्रश्न आपके एक्सरसाइजों में देखने को मिलेंगे। उन सभी प्रश्नों को पढ़ करके पहले कॉन्सेप्ट ये बनाना पड़ेगा, आखिर ये किस चीज से संबंधित है। जैसे समय, दूरी, चाल की बात आई, सूत्र याद होना चाहिए, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो आप उसे हल कर लेंगे। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप जितनी भी चीजें बताई गई हैं उसे अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी लिए होंगे। अब मिलेंगे इसके एग्जाम्पल को लेकर के अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।